मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपने वूल चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और अब मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि ऊन वस्टेड और वुलन के बाद ऊन कितने प्रकार की। जैसे ऊन का मैं आपको एक चित्र से समझाना चाहूँगी कि ऊन की जैसे भेड़ होती है और आपने अक्सर देखा होगा कि भेड़ के अलग अलग अंगों से ऊन ली जाती है। भेड़ ये रही, देखिए आप चित्र में देखिए भेड़, देखिए चित्र पे भेड़ एक कॉमनली, क्योंकि आम ऊन जो मिलती है वो हमें भेड़ से ही मिलती है। होने को बकरी से, खरगोश से, सभी से बाल मिलते हैं, लेकिन आम ऊन जो है वो भेड़ से मिलती है। तो ये भेड़ का कि अगर आप देख रहे हैं इस चित्र में तो गले के नीचे भी बाल हैं, पीठ पे भी बाल हैं, पैरों में भी बाल हैं और नीचे पेट की तरफ भी बाल हैं। तो जैसे जैसे ऊन का आप देख रहे हैं अलग अलग उम्र की ऊन हो रही। इसमें आप जो ऊपर वाला चित्र है इसमें आप देखेंगे भेड़ की उम्र के अनुसार बाल लेना चालू करता है। जो भेड़ का पशुपालन करता है, जो भेड़िया, जो ग्वाला होता है, जो मतलब भेड़ों को जो भेड़ों के लिए का पशुपालन, और फॉरेन वगैरह में आपने देखा होगा, विदेशों में तो अमेरिका वगैरह में आपने अक्सर देखा होगा, वहाँ पर तो पूरे पूरे भेड़ों के शीप फार्म्स होते हैं। तो लेकिन हमारे यहाँ पर अक्सर जो चरवाहे होते हैं, चरवाहे अपनी भेड़ों के से क्या प्राप्त करते हैं, बाल प्राप्त करते हैं, ऊन प्राप्त करते हैं। तो जब भेड़ का ये बच्चा होता है जो सबसे छोटी उम्र का होता है, तभी से बालों को की कटाई करी जाती है। तो जो इसके सबसे नरम हिस्सा होता है, जैसे पेट, जैसे कि गर्दन के नीचे के हिस्से के बाल, तो जैसे जैसे बाल जिस हिस्से में से लिए जाते हैं वैसे वैसे उनकी श्रेणी की जाती है, क्योंकि ये बाल नरम होते हैं पेट और गर्दन के नीचे के हिस्से के, तो इसीलिए इनकी श्रेणी सबसे उत्तम रखी जाती है। फिर उसके बाद होते हैं पीठ के बाल, क्योंकि पीठ के बाल, क्योंकि भेड़ जंगलों में घूमती है तो झाड़ियों से भी टकराती है, अलग अलग जगह से उसकी गंदगी भी होती है उसमें, थोड़े रुक्ष और है ना रुग्ण बाल होते हैं, तो इसलिए सेकंड श्रेणी वो होती है। और तीसरी श्रेणी होती है जो पैरों के आसपास से और पूंछ के पीछे से ली जाती है। उम्र के हिसाब से भी काटे जाते हैं बाल और शरीर के हिस्से के हिसाब से भी बालों की श्रेणीबद्ध किया जाता है। सबसे उसके बाद आती है जब भेड़ जवान हो जाती है, और फिर भेड़, आप तीसरी भेड़ देख रहे होंगे, 3 चित्र दिखा रखे हैं। भेड़ जब बूढ़ी हो जाती है तो बूढ़ी, और फिर उसके बाद जो चौथा, जो आप सेकंड चित्र देख रहे हैं इसमें, जबकि भेड़ के ऐसे देखिए इसमें दिखा रखा है कि कैसे कैंची से और मशीन से भेड़ के बाल काटे जाते हैं, फिर वो बाल वापस नए आ जाते हैं, और फिर इस तरह से भेड़ का बचपन से लेकर उसकी बुढ़ापे तक उसके बाल लिए जाते हैं। और इवन जब भेड़ की मृत्यु हो जाती है तो भी उसके बालों को केमिकल द्वारा निकाल लिया जाता है। तो अब सबसे पहली जो आयु होती है जिसको हम बात करेंगे, वर्जिन वूल। यह वूल जो बहुत ही छोटा बच्चा होता है, लेकिन इसका ये इतनी कच्ची ऊन होती है, इसको काम में नहीं लिया जाता। फिर आती है लैम्ब, जो बिल्कुल जो आपने अभी चित्र में देखा, जिसके पीठ पे से ली जाती है, जिस भेड़ की आयु 1 वर्ष पूरी न हो पाई है और अभी लगभग 8 से 9 महीने का है। तो ऐसे मेमनों के बाल जो सबसे अच्छी क्वालिटी की होती है, इसके रेशे नुकीले होते हैं, क्योंकि पहले कटे हुए नहीं होते, पहली बार जब कटाई की जाती है, उनमें कोमलता होते हैं। और क्योंकि ऊन परिपक्व नहीं होती है, मतलब क्योंकि भेड़ परिपक्व नहीं है, तो ये बहुत कोमल और छोटे छोटे रेशे होते हैं। फिर आती है हॉगेट और हॉगवूल। ये ऊन को कहते हैं जब भेड़ की आयु 1 साल की हो चुकी होती है, भेड़ पे से काटी जाती है। ऊन की कटाई इससे पूर्व नहीं है, यानी कि जब वो लैम्ब थी तब नहीं काटा और सीधे उसको परिपक्व होने के बाद काटा। तो ये रेशे महीन, कोमल, प्रतिस्कंदी और परिपक्व होते हैं। इनके सिरे नुकीले होते हैं। हॉगेट वूल बहुत ही बढ़िया ऊन किस्म की होती है, मजबूती के कारण इसका उपयोग वस्त्र के तानों के लिए किया जाता है। फिर आती है वेदर वूल। ऊन की कटाई पूर्व में की जाती है, लेकिन उसको सेकंड टाइम जब दोबारा काटते हैं या थर्ड टाइम जब दोबारा काटते हैं तो ये वेदर वूल कहलाती है। और इसमें भेड़ की उम्र अक्सर 14 महीने की होती है और इस तरह की ऊन में धूल मिट्टी अक्सर लगी हुई होती है। फिर पुल्ड वूल, ये जीवित भेड़ से जो या मरी हुई भेड़ से जो खींच कर निकाली जाती है उसे पुल्ड कहते हैं। जिन भेड़ों को मांस के लिए मारा जाता है या फिर तो उनके शरीर पे से चूना या बाल निकालने वाले रसायन निकाल लिया जाता है और फिर उन्हें खींच के निकाल दिया जाता है। तो ये क्योंकि इसमें चूना लगा हुआ है और इसमें रसायन लगा हुआ है, इसलिए ये इसके जड़ें, ऊन की जो जड़ें हैं वो निर्बल हो जाती हैं और इनमें खींची हुई ऊन अक्सर
बहुत अच्छी क्वालिटी के वस्त्रों के लिए काम में नहीं ली जाती, नमदे बनाने में या कारपेट वगैरह बनाने में काम में ली जाती हैं। फिर डेड वूल, ऐसे जिसमें कि ऊन की दुर्घटना से मृत्यु हो जाए या बीमारी से मृत्यु हो जाए तो मरने के पश्चात इस ऊन को निकाला जाता है। और उसके अलावा दो और हैं जिसमें ऐसी भेड़ें जो जिनको अच्छे से परिपक्व नहीं हुई हैं या जिनको अच्छे जो जंगलों में घूम के बड़ी हुई हैं, जिनको चरवाहे ध्यान नहीं रखते, तो जिनको प्रॉपर फार्म्स में नहीं रखा जाता, ऐसी ऊन को भी अच्छी क्वालिटी के वस्त्र इनसे नहीं बनते। फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग यानी ऊन का उत्पादन। अब ऊन को जब काट लिया गया तो सबसे पहले प्रारंभिक ग्रीष्मकाल, जैसे जब गर्मियाँ आने वाली होती हैं उससे पहले भेड़ों को अच्छे से नहला धुला के उनके जितनी भी गंदगी है सर्दियों की जो घूम के उनकी बालों में पत्तियाँ चिपक गई हैं, कांटे चिपक गए हैं, गंदगी हो गई है, उन सब से धोया जाता है और इनको उसके बाद इनकी यंत्रों से या हाथों से कटाई की जाती है। और उनकी तो इस तरह की ऊन बहुत अच्छी घुंघराली होती है और काटने वाला व्यक्ति होता है वो बहुत ही परफेक्ट होता है और उसको इस काम में माहिर होता है और कारीगर होते हैं। एक चतुर कारीगर दिन भर में यंत्रों की सहायता से लगभग 100 से 150-200 भेड़ों तक की ऊन उतारने में समर्थ होता है। और उसके बाद इनकी कटाई छटाई की ऊनों को छांटा जाता है, सॉर्टिंग की जाती है। और मैंने आपको श्रेणीबद्ध जो अभी समझाया कि जो गले के पास की ऊन है वो जो ऊन ली जाती है वो सबसे अच्छी होती है। और उसके बाद अलग अलग श्रेणियों में उसके बाद मैंने बताया पेट की छटाई पेट की ऊन ली जाती है, थर्ड की श्रेणी में पीठ की ली जाती है, फिर कानों के आसपास की ली जाती है, फिर पूंछ के आसपास की ली जाती है, फिर पैरों में से ली जाती है। इस तरह से श्रेणी की जाती है। तो जो ऊन उत्तम सबसे उत्तम होती है, जो ऊन की परतें भेड़ की पीठ, कंधे, बगलों में से उतारी जाती है वो उत्तम प्रकार की होती है। जो ऊन गले के सामने पेट से उतारी जाती है वह छोटी टूटी हुई साधारणतः गंदी होती है, कड़ी और घटिया प्रकार की। धीरे धीरे पैर के पास जो होती है वो सबसे घटिया प्रकार की होती है। फिर आता है इनको अच्छे से ऊन क्योंकि चिकनी होती है, जैसे हमारे बालों में चिकनाई हो जाती है और हमें हर तीसरे चौथे दिन बाद धोना पड़ता है, इसलिए जैसे ही बाल ऊन के जो भेड़ के बाल होते हैं उनकी भी धुलाई की जाती है। हौद में बड़े बड़े हौद बनाए जाते हैं और उनमें ऊन को अच्छे से डुबो डुबो के धोया जाता है। और एक बार हौद में निकाला फिर दोबारा, तो इसके लिए क्षार का इस्तेमाल नहीं होता, इसके लिए किसका इस्तेमाल होता है, बहुत ही नरम अम्ल का तनु घोल होता है अम्ल का, जिसे बोलते हैं कार्बोनाइजिंग। अब ये जो परिसज्जा है ये कहलाती है कार्बोनाइजिंग। आप चित्र में देख रहे हैं ऊन को, ये देख रहे हैं आप हौद में, और ये नीचे नेट लगा रखा है जिसमें धो के नेट से ऊन बार बार ऊपर आ जाती है। ये अशुद्धियाँ हटाने वाली जो परिसज्जा है इसे बोलते हैं कार्बोनाइजिंग। इस प्रक्रिया में गंधक का तेजाब यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के घोल में डुबोया जाता है। डुबोने के उपरांत ऊन को दबाकर फालतू तेजाब को निकाल दिया जाता है और इन्हें नियंत्रित तापमान में सावधानीपूर्वक सुखाया जाता है। क्रिया के उपरांत ऊन का भार हल्का हो जाता है और यह 1/4 भार ही इसका रह जाता है। कार्बोनाइजिंग बहुत इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है। फिर उनके बाद इन ऊनों को सुखाया जाता है। जितनी भी ऊन है उन्हें गर्म पानी में धोने के बाद इन्हें डंडे पे सुखाने के लिए फैला दिया जाता है। सुखाते समय ये ध्यान रखा जाता है कि ये इतनी ज़्यादा ना सूख जाए कि ये कड़क हो जाए, इन्हें थोड़ा सा हल्का सा गीला छोड़ दिया जाता है। और ऊन को लचीला और नरम रखने के लिए इनको जैतून के तेल, चर्बी, सुअर की चर्बी और ग्लिसरीन आगे लगा के इनको चिकना रखा जाता है। फिर इन्हें 2 सप्ताह तक छोड़ दिया जाता है ताकि ये बिल्कुल नरम हो जाए। अब इसके बाद इनको अलग अलग रंगों में रंगने के लिए भेज दिया जाता है। फिर इनकी होती है ऊन को इस दिशा में। अब यहाँ तक तो इसके बाद जब ऊन साफ हो गई तब नेक्स्ट स्टेप आता है धुनाई। ऊन को अच्छे से धुना जाता है, कार्डिंग जिसको बोलते हैं। धुनाई करने से क्या होता है, जो रेशे हैं वो खिलकर खुल जाते हैं और जो इनमें थोड़ी बहुत और भी कोई पत्तियाँ या कुछ चिपका हुआ रह गया वो गिर के नीचे हो जाते हैं और ऊन के धागे फुज्जीदार और खुल जाते हैं। अब इसमें से जो लंबे धागे होते हैं उनको तो कोम्बिंग के लिए, यानी कि जो कोम्बिंग जिसे कहते हैं कंघी करने के लिए इनको वर्स्टेड। आपको अगर ध्यान हो तो मैंने चैप्टर की शुरुआत में आपको 2 चीज़ें बताई थी, वर्स्टेड वस्त्र और ऊनी वस्त्र। तो कार्डिंग प्रक्रिया कहाँ तक की जाती है, कार्डिंग के बाद जो छोटे छोटे रेशे होते हैं उनको निकालकर किसके लिए रख दिया जाता है, ऊनी रेशों के लिए, जिनको ऐंठन देकर और ऊनी धागे बनाए जाते हैं जो आपके स्वेटर बुनने में काम आते हैं। और कोम्बिंग किन में की जाती है, वर्स्टेड रेशों में, जिनको लंबे धागे होते हैं
जिनको जिनिंग प्रक्रिया के द्वारा जिनके ताने बानों में काम में लिए जाते हैं और जिनसे हम वस्त्रों की बुनाई के लिए, जो वीविंग के लिए आगे वस्त्रों को ले जाते हैं। छोटे रेशे, ये आवश्यक नहीं है कि छोटे रेशे घटिया हो, लेकिन अच्छी क्वालिटी के होते हैं, लेकिन वो छोटी साइज़ के होते हैं। लंबे रेशे 4 इंच तक भी लंबे होते हैं, चमकदार, छूने में कोमल और शक्तिशाली होते हैं। फिर इनको खींचा जाता है, खींचने से ये सीधे हो जाते हैं। बाकी के धागों की तरह कपास और रेयॉन और नायलॉन की तरह इनको खींचकर इनकी पोनियाँ बनाई जाती हैं और इनको रोलर्स में घुमाया जाता है। ऐंठन, हल्की हल्की सी ऐंठन दी जाती है और फिर आप देखेंगे वस्टेड धागे बनाए जाते हैं, जिनसे इनको कपड़ों के लिए स्पिनिंग यानी बुनाई के लिए इनको भेज दिया जाता है। ये देखिए, मैं चित्र के द्वारा आपको समझाना चाहूँगी। पहले तो भेड़ के बाल निकाले गए, फिर उनको ग्रेडिंग यानी कि छांटा, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग की गई। फिर उनको छटाई करके, देख रहे हैं आप इस चित्र में, इनको निकाला गया है और उसके बाद इनको धोया गया है काफ़ी अच्छा, फिर इनको सुखाया गया है और फिर इनके बड़े बड़े कट्ठर बनाए गए हैं। कट्ठर बनाने के बाद इनको देख रहे हैं आप ऊपर के चित्र में, अगर इनकी सॉर्टिंग के बाद इनकी कार्डिंग यानी कुटाई की गई और उसके बाद इनको धागे बनाने के लिए इनको फैक्ट्री में भेज दिया गया और वहाँ इनकी स्पिनिंग, और धीरे स्पिनिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है वीविंग और वीविंग के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है रंगाई यानी कि ब्लीचिंग करके और फिनिशिंग दी जाती है, जिनमें इनको प्रेस किया जाता है इन वस्त्रों को, और इनको प्रेस करने के बाद आयरनिंग करने के बाद इन्हें अच्छे से कपड़ों को बाजार में बेच दिया जाता है। अब आती है बात ऊन की भौतिक गुणों के बारे में। तो ऊन का, अगर जैसे हमने कपास के बारे में पढ़ा, कपास के कंपोजिशन भी की तरह ऊन भी प्रोटीन रेशा है, लेकिन बालों से प्राप्त है, जानतव के बालों से प्राप्त है। जानतव कोशिका से बना हुआ है और इसमें सेल्यूलोज नहीं है, इसीलिए इसमें क्या होता है, जितने भी जानतव रेशे हैं बच्चों आप याद रखें, इनमें क्या होता है, प्रोटीन। और इसमें कौन सा प्रोटीन प्राप्त होता है, केराटिन रेशा। आपने अक्सर देखा होगा, आप जब भी मार्केट में शैम्पू भी खरीदते हैं तो आप कहते हैं ना केराटिन से युक्त शैम्पू, नहीं तो आप ध्यान रखिएगा, आज के बाद सुनिएगा, आप शैम्पू की बॉटल में लिखा होता है कि हमारे बालों का केराटिन खराब हो, क्योंकि चाहे भेड़ के बालों चाहे हमारे बालों, हमारे सभी के बालों में क्या प्राप्त होता है, केराटिन। इसके अलावा 50% कार्बन, 22 से 25% ऑक्सीजन, 16 से 17% नाइट्रोजन, 7% हाइड्रोजन, 3 से 4% गंधक वगैरह मिलाकर और इसमें प्रोटीन रेशा निर्माण होता है। फिर माइक्रोस्कोपिक अगर हम अपीयरेंस देखें तो ये बिल्कुल सांप की तरह बालों की, ये देखिए शल्क जिनको कहते हैं शल्क, और जिस रेशे में जितने अच्छे शल्क होंगे, जितने ज़्यादा शल्क होंगे, उतना ही रेशे की क्वालिटी अच्छी होगी ना। ये ध्यान रखा जाता है कि प्रति इंच कितने शल्क हैं, जितने अच्छे शल्क होंगे उतनी रेशा गुथा हुआ है, उतने अच्छे बालों में भी शल्क। अक्सर ये चित्र आपने शैम्पू के जो एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं उनमें भी देखा होगा कि हमारे बालों में भी इसी तरह के शल्क बने हुए होते हैं। तो जितनी अच्छी क्वालिटी का बाल होगा उतने ज़्यादा ये शल्क होंगे, यानी ये जो आप देख रहे हैं ना निशान बने हुए हैं सांप की तरह, तो ये शल्क कहलाते हैं। फिर अब हम क्या क्या चीज़ें इनमें ऊन में देखना पसंद करेंगे कि ऊन वैसे प्राकृतिक रेशों में सभी रेशों से सबसे ज़्यादा निर्बल है, इसमें तन्यता भी कम होती है, लेकिन जब ये गीला होता है तो ऊन की जो स्ट्रेंथ है, ऊन की मजबूती कम होती है। इसीलिए आपने देखा होगा आपकी मम्मी कभी भी ऊनी स्वेटर्स को भिगोकर नहीं रखती, इन्हें हाथ की हाथ धोया जाता है, और इन्हें कभी भी क्षार से नहीं धोया जाता, इन्हें किससे धोया जाता है, अम्ल से। रेजिलियंसी, आपने अक्सर देखा होगा किसी भी चीज़ को तोड़ के मरोड़ के अगर हम फोल्ड करके रखते हैं और उसमें सल ना पड़ें और वह अपनी वापस प्राकृतिक शेप, अपनी जो उसकी नेचुरल शेप है वो वापस ले ले, तो उसे कहते हैं, स्वाभाविक दशा वापस ग्रहण कर ले, तो उसे कहते हैं रेजिलियंसी। और ऊन की तो आपने देखा होगा बहुत अच्छी रेजिलियंसी होती है। ऊनी रेशे में ऐंठन दी जाती है, लेकिन लहरें भी आपको दिखती हैं, लेकिन ऊनी स्वेटर की आप खास देखेंगे कि इसके अंदर बहुत अच्छा तन्यता और लचीलापन अच्छा होता है, इस वजह से इसमें क्रिम्प यानी कि इसकी ऐंठन बहुत अच्छी लहर दिखती है। श्रिंक, अक्सर नमी ताप का दबाव पड़ता है तो रेशे शल्क जो फूल कर खुल कर फैल जाते हैं और सूखने पर वे आपस में सटने लगते हैं, इससे वस्त्र सिकुड़ जाता है। घर्षण का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है, इसीलिए आपने देखा होगा ऊनी स्वेटर्स को ना तो रगड़ कर ना कूट कर धोया जाता है, और ऊनी स्वेटर्स को बहुत सफाई से सुखाने के बाद
उनको कपड़े पर या तो चादर बिछा के सुखाया जाता है या उन्हें कोई सतह पर सुखाया जाता है। उन्हें अगर हम उनको तार पे सुखाएंगे तो वो अपनी शेप चेंज कर लेंगे, क्योंकि उनमें बहुत अच्छा फ्रिक्शन का प्रभाव, मतलब बहुत अच्छा उनमें फ्रिक्शन सहन करने की क्षमता नहीं होगी। फिर ताप का कुचालक है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि ये प्रोटीन रेशा है, ये जांतव रेशा है, इसीलिए इन्हें सर्दियों में पहना जाता है, क्योंकि हमारा खुद का मानव का शरीर क्या है, ताप का कुचालक। और ताप का कुचालक होने की वजह से जब हम वस्त्र भी ताप का कुचालक पहनते हैं तो दोनों से हमारे शरीर की क्या बनी रहती है, गर्मी बनी रहती है, और हमको सर्दियों में ये वस्त्र अच्छे लगते हैं। फिर आता है आपका मेनली कीड़े मकोड़े। तो आपने देखा होगा, क्योंकि ये प्रोटीन रेशा है तो चाहे रेशम हो चाहे ऊन, इन दोनों में ही कीड़ों का प्रभाव अच्छा, मतलब कीड़े जल्दी खाते हैं, कीड़ों का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता है। और इसीलिए एक क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछा जाता है कि आप कौन से रेशे ऐसे हैं जिनमें फफूंदी लगती है और कौन से रेशे हैं जिनमें कीड़े का प्रभाव लगता है। तो क्योंकि सेल्यूलोज है तो उसमें फफूंदी लगती है पादप रेशों में, और जितने भी जांतव रेशे हैं जैसे रेशम, सिल्क, रेशम और ऊन, इन सब में कीड़ों का प्रभाव अधिक होता है। और इसीलिए आपकी मम्मी जब इनको संभाल के रखती हैं कपड़ों को, तो आपने देखा होगा सर्दियां ख़त्म होने के बाद इनमें ओडोनिल या नेफ्थलीन की गोलियां या नीम की पत्तियां डाल के इनको बॉक्स में रखती हैं। ड्राई हीट यानी सूखी इस्त्री का प्रभाव, गर्म इस्त्री इसमें नहीं करनी चाहिए, रेशों का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इनकी रक्षा हेतु मलमल का कपड़ा गीला करके इनको पहले इनके ऊपर मलमल का कपड़ा इनके ऊपर रखना चाहिए और फिर उनको प्रेस करनी चाहिए। और इसीलिए आपने देखा होगा जो कोट पैंट होते हैं या भारी जो आपके पापा वगैरह के सूट के कपड़े होते हैं, अक्सर इनको स्टीम प्रेस की जाती है। स्टीम यानी भाप से इनकी आयरनिंग की जाती है। इफेक्ट ऑफ एसिड मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये जांतव रेशे हैं, इसीलिए इनमें कार्बोनाइजिंग के समय भी इसमें इनको अम्ल से धोया जाता है, और इसीलिए इनकी जब रंगाई की जाती है तो भी अम्लीय रंग ही इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसीलिए इनमें अम्ल, यानी आपने घर में अक्सर देखा होगा कि आपके यहाँ दो तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। जब हम सूती कपड़े धोते हैं तो हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम ऊनी कपड़े धोते हैं घर में तो आपकी मम्मी ईजी या जेंटिल खरीद के लाती हैं। तो वो एक ईजी या जेंटिल तो कंपनी का नाम है, लेकिन अक्सर वो क्या होते हैं, बहुत तनु गोल होते हैं, किसके, अम्ल के। और इसी वजह से इन रेशों को किससे धोया जाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड तथा पोटेशियम परमैंगनेट आदि से उनको धोया जाता है। एल्कली यानी कि क्षार का मैं आपको बता चुकी हूँ, बहुत खराब प्रभाव पड़ता है, इसीलिए बिल्कुल भी साबुन से इनको धोना नहीं चाहिए। इनको बहुत अच्छे रंगों में रंगा जा सकता है, लेकिन इनको रंगने के लिए कौन से अम्लीय जो रंग होते हैं उन्हीं का प्रयोग में लेते हैं, इनमें क्षारीय रंग का प्रयोग नहीं किया जाता। थैंक यू।